नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज जिस खबर का हम विश्लेषण करने वाले हैं वो भारत सहित पूरी दुनिया के फोकस में है। क्या रूस और यूक्रेन के टकराव से संभावित युद्ध का खतरा टल गया है या फिर युद्ध की आशंकाएं अंदर ही अंदर खौल रही हैं? आज इस सवाल का विश्लेषण करना जरूरी है क्योंकि यह पूरी दुनिया पर और विशेष रूप से भारत पर गहरा असर डालने वाली है। रूस एक तरफ अपने सैनिकों के लौटने के वीडियो जारी कर रहा है, दूसरी तरफ यह भी जता रहा है कि उसके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। तो फिर क्या यह मान लिया जाए कि अब रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है। रूस को पश्चिमी देश गहरे शक की नजर से देख रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान, डेनमार्क जैसे देशों की तरह भारत भी अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे चुका है। कल जारी हुई भारतीय दूतावास की एडवाइजरी में तो यह भी लिखा था कि भारतीय नागरिक बिना किसी आवश्यक काम के यूक्रेन की यात्रा न करें और वहां मौजूद नागरिक भी अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। भारत के 20,000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं। भारत के कई व्यापारिक हित भी यूक्रेन से जुड़े हैं। अगर युद्ध हुआ तो जो असर होगा वो आपके घर तक भी आएगा। इसीलिए चुनावी दंगल के बीच इस मुद्दे पर खबरदार रहना जरूरी है। आपको बताएंगे कि युद्ध जैसे हालात क्यों बने, ये टकराव किस तरह पूरी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रहा है और इससे दुनिया में महंगाई के संक्रमण की कितनी बड़ी लहर आ सकती है। हमारी टीम यूक्रेन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रूस और यूक्रेन के तनाव पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आप आज तक पर देख पाएंगे। और 80 और 90 के दशक पर अपने फिल्मी गीतों से गहरी छाप छोड़ने वाले संगीत के गोल्डन मैन बप्पी लाहिड़ी का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें बप्पीदा लता जी के साथ नजर आ रहे हैं। बीते कुछ ही दिनों में पहले लता जी और फिर बप्पीदा दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन संगीत की दुनिया में इन दोनों हस्तियों का काम समय के पन्नों पर अमिट स्याही से किए गए हस्ताक्षर की तरह है। ये कभी नहीं मिटेगा। क्या विश्व युद्ध के बादल छंट गए हैं? क्या रूस बैकफुट पर आ गया है? क्या अब यूक्रेन पर रूस हमला नहीं करेगा? 15-16 फरवरी की रात यूक्रेन पर रूस हमला कर देगा, यह अलर्ट पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां दे चुकी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति तो बाकायदा इसका ऐलान कर चुके थे, लेकिन जिस रात को कयामत की रात बताया जा रहा था, यूक्रेन की वो रात आराम से गुजर गई। रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया, बल्कि आज सुबह खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि रूस यूक्रेन पर हमले का इच्छुक नहीं है। लेकिन दुनिया अभी भी रूस के दावे पर यकीन करने की इच्छुक नहीं है। क्या टल गया युद्ध का खतरा? По поводу, хотим мы этого или нет. हम यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहते। Именно поэтому мы и выдвинули предложение. या ये युद्ध से पहले की शांति है? And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. यूक्रेन मानकर चल रहा था कि 16 फरवरी की रात उसके लिए कयामत की रात होगी और यूक्रेन पर रूस पूरी सैन्य ताकत से हमला करेगा। लेकिन सारी आशंकाएं गलत साबित हो गईं। युद्ध तो छोड़िए, यूक्रेन के बॉर्डर पर एक पत्ता तक नहीं हिला। सुबह हुई तो रूस के रक्षा मंत्रालय ने युद्ध की आशंका जताने वाले पश्चिमी देशों पर तंज कसा। 15 फरवरी 2022 का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा क्योंकि पश्चिमी देशों का युद्ध का प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है। हमारी तरफ से बगैर कोई गोली चले वो शर्मसार और ध्वस्त हो चुके हैं। कहां तो यूक्रेन पर रूस के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका था और कहां रूस ने यूक्रेन से अपनी सेना की वापसी का ऐलान कर दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन बॉर्डर पर वॉर ड्रिल पूरी होने के बाद उसकी सेनाएं वापस लौट रही हैं, जिसके वीडियो प्रूफ भी रूस ने जारी किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस के तेवर ढीले पड़ गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को नेटो सदस्यता के मुद्दे पर रूस का स्टैंड एक बार फिर
क्लियर कर दिया है। По поводу, хотим мы этого или нет? Конечно, нет. हम यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहते, इसलिए हमने बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे दोनों देशों में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना आएगी। यूक्रेन बॉर्डर से कुछ रूसी सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। क्या वाकई रूस ने युद्ध से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, या पुतिन के दिमाग में कोई और खिचड़ी पक रही है? क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक सिर्फ नुमाइश के लिए तो तैनात नहीं किए होंगे। बेलारूस के साथ रूस की सेना यूक्रेन बॉर्डर के पास पिछले 15 दिनों से पूरे सैन्य साजो सामान के साथ युद्ध की रिहर्सल यूं ही तो नहीं कर रही थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने तो 15 फरवरी की रात यूक्रेन पर रूस के हमले की तारीख भी निकाल दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो बाकायदा राष्ट्र के नाम संबोधन में रूस के हमले का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया था। दुनिया को अब भी पुतिन की बातों और रूस के इरादों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. For all the events of the last few weeks and months, this has been our approach, and it remains our approach now. There are signs from Moscow that diplomacy should continue. This gives grounds for cautious optimism. But so far, we have not seen any sign of de-escalation on the ground. We haven't yet seen that. It may happen in the next 24 hours or 12 hours. What we had seen was, as of yesterday, the opposite. We saw large field hospitals being built in a number of districts around Ukraine, and indeed we saw continued deployment from holding areas into more forward areas. यूक्रेन ने भी सैनिकों की वापसी के रूस के दावे को नकार दिया है। तो क्या पुतिन ने अपनी रणनीति बदल ली है और रूस दुनिया को अपनी अगली चाल के बारे में कंफ्यूज कर रहा है? और इस सब के बीच एक बात क्लियर है, रूस ने अगर आज यूक्रेन पर हमला नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमला कर नहीं सकता था या आगे हमला नहीं करेगा। इसलिए दुनिया अब भी वॉर अलर्ट पर है। कीव, यूक्रेन से राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। रूस ने भले ही यूक्रेन पर आज हमला नहीं किया, लेकिन अब रूस हमला नहीं करेगा, न तो कोई ये मानने को तैयार है और न रूस इस बात से इनकार कर रहा है। लेकिन आखिर वो क्या वजह है कि रूस ने यूक्रेन को अपना दुश्मन मान लिया है? और आखिर यूक्रेन की वो कौन सी चाहत है जिससे रूस इतनी बुरी तरह चिढ़ा हुआ है कि वो पूरी दुनिया से दुश्मनी लेने को तैयार है? आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल विवाद की वजह यह है कि यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का सदस्य देश बनना चाहता है। रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नेटो का सदस्य बने। लेकिन क्यों? यह समझने से पहले नेटो के बारे में कुछ बातें समझ लीजिए। नेटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है जिसकी मौजूदगी दुनिया भर में है। नेटो में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में बने इस संगठन का उस समय सबसे बड़ा मकसद था सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना। अब नेटो का प्रमुख मकसद यह है कि अगर कोई बाहरी देश किसी नेटो सदस्य देश पर हमला करे तो बाकी सदस्य देश हमला झेल रहे देश की सैन्य और राजनीतिक तरीके से सुरक्षा करेंगे। नेटो ट्रीटी के अनुसार कोई भी यूरोपीय देश जो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ावा और कायम रखना चाहता है वो इसका सदस्य बन सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा तनाव का नेटो से गहरा नाता है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नेटो का सदस्य बने। इसकी वजह भी समझिए। रूस के कुछ पड़ोसी देश पहले ही नेटो में शामिल हो चुके हैं। इसमें एस्टोनिया और लात्विया जैसे देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। यहां नोट करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन की करीब
2300 किलोमीटर लंबी सीमा सीधे रूस से लगती है। आसान भाषा में कहें तो अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत नेटो के सभी 30 सदस्य देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे। जाहिर है, स्थिति में रूस के खिलाफ नेटो देश एकजुट होकर यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे और नेटो देश होने के नाते सदस्य देशों की सेनाएं भी यूक्रेन में तैनात होंगी। यही रूस की सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन अब सवाल यह है कि यूक्रेन नेटो में क्यों शामिल होना चाहता है। इसके लिए यूक्रेन के इतिहास को समझ लें। 1917 में रूसी क्रांति के बाद रूसी साम्राज्य बिखर गया। यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन 3 साल तक आजाद रहने के बाद 1920 में सोवियत संघ में शामिल हो गया। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली। 2014 में रूस ने यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और तब से संघर्ष कभी खत्म ही नहीं हुआ। यूक्रेन को रूस से अपनी रक्षा के लिए नेटो का सदस्य देश बनना है, जिसका समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने किया है। लेकिन क्या यूक्रेन युद्ध की कीमत पर नेटो की सदस्यता हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा? पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं बनने देना चाहते, फिर चाहे नौबत युद्ध की आए। लेकिन क्यों? रूस को लगता है कि यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बनता है तो इससे अमेरिका के नेतृत्व वाला नेटो गठबंधन ठीक रूस के बॉर्डर पर अड्डा जमा लेगा। नेटो सदस्य बनने के बाद यूक्रेन में नेटो देश रूस को टारगेट करने के लिए मिसाइलों के लिए लॉन्च पैड बना सकते हैं। 20 साल से रूस में अपनी तानाशाही कायम रखने वाले पुतिन के लिए ये बात हजम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। पुतिन हिंट दे चुके हैं कि वो यूक्रेन को रोकने के लिए न्यूक्लियर हमले की हद तक भी जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है और क्रीमिया को सैन्य तरीके से वापस लेने का फैसला करता है तो यूरोपीय देश खुद ब खुद रूस के साथ सैन्य संघर्ष में आ जाएंगे। बेशक नाटो की संयुक्त ताकत और रूस की क्षमता की तुलना नहीं हो सकती। रूस आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में उनमें से कई देशों से बेहतर है। इसमें कोई विजेता नहीं होगा। यूक्रेन की नेटो वाली हसरत बहुत पुरानी है। वो नेटो का सदस्य बनने के लिए बेचैन है। यूक्रेन की तरफ से नेटो सदस्य बनने की पहली कोशिश वर्ष 1994 में हुई थी। 2008 में नेटो की तरफ से घोषणा की गई थी कि यूक्रेन को भी नेटो में शामिल किया जाएगा। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो यूक्रेन सरकार ने नेटो सदस्यता के प्रयास तेज किए। इसके लिए वर्ष 2019 में यूक्रेन के संविधान में एक संशोधन भी किया गया था। यूक्रेन के पास नेटो सदस्य बनने के लिए अपने कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण यूक्रेन में रूस की दखलंदाजी है। अपनी सीमाओं को मजबूत करने और भविष्य की संधियों के लिए यूक्रेन यूरोपीय देशों में शामिल होना चाहता है। पूरा देश यही चाहता है और पूर्वी बॉर्डर पर तनाव के मद्देनजर ये सही है। हम नाटो सदस्यता चाहते हैं जो हमारी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी होगा। लेकिन क्या नेटो सदस्य बनने के लिए यूक्रेन रूस के हमले झेलने के लिए तैयार है? इसको लेकर भी यूक्रेन में कंफ्यूजन है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बढ़ते खतरे के बीच खबर आई कि ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन रूस के साथ युद्ध टालने के लिए नेटो में शामिल होने की दावेदारी छोड़ दे। लेकिन फिर इसे लेकर यूक्रेन की तरफ से सफाई दी गई। उधर रूस साफ तौर पर यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के खिलाफ है। अब जबकि रूस की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर पर नरमी के संकेत दिए गए हैं तो चर्चा है कि नेटो ने यूक्रेन को अपना सदस्य बनाने का फैसला टाल दिया है। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने आज तक से खास बातचीत में इस तरफ इशारा भी किया। Situation in Ukraine and around Ukraine is difficult, but I don't think it's critical. Our president, our Security Council,
already addressed Ukraine, addressed foreign partners to keep quiet. We are looking for diplomatic solution of this conflict. Ukraine repeated many times that we are open for negotiations with Russia, with Western partners. The only way out of this difficult situation is negotiations, and Ukraine is very much ready for them. That's why I am cautiously or even optimistic that situation will start improving. रूस से पंगा लेकर यूक्रेन भी अब बैकफुट पर आ चुका है, क्योंकि अमेरिका समेत सभी नेटो देश कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया तो वो भी अपने सैनिक यूक्रेन में नहीं उतारेंगे। लेकिन यूक्रेन के पास ना तो रूस जैसी बड़ी सेना है और ना ही आधुनिक हथियार। रूस के पास 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिकों की फौज है, जबकि यूक्रेन की सेना में सिर्फ 2.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं। रूस के पास 1500 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 67। रूस की सेना के पास 13,000 से ज्यादा टैंक, 27,000 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स और 4,400 से ज्यादा तोपखाने हैं, जबकि यूक्रेन के पास इनके आधे भी नहीं हैं। समंदर में भी रूस के 214 जंगी जहाजों की तुलना में यूक्रेन के पास सिर्फ 13 जंगी जहाज हैं। यूक्रेन की सेना रूस को जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास में जुटी है, क्योंकि युद्ध के मैदान में उसे अकेले ही रूस की सेना से सामना करना होगा। हम सभी हालातों का सामना करने के लिए सबसे जटिल ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल हमारी सीमा पर हमला करने वालों के खिलाफ किया जाएगा। हमारे हथियार किसी भी हमलावर को रोक सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की एक भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है, लेकिन पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रूस ने आज यूक्रेन पर हमला नहीं किया, लेकिन पुतिन कल क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता। आज तक ब्यूरो। ये बताया ये भी जाता है कि यूक्रेन के पास समूचे यूरोप में अगर हम देखें तो किसी भी देश से अधिक सेना है, लेकिन रूस की तुलना में वो खत्म हो जाता है। और इसीलिए अगर यूरोप के बाकी देश यानी कि नेटो के सदस्य देश यूक्रेन का साथ देते हैं तो यहां पर संतुलन बदलने की गुंजाइश हो जाती है। और यही बात रूस को इस समय खटक भी रही है। धमकियों से युद्ध टलता जाए इसकी कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन युद्ध के खतरा कितना सच्चा है और क्या युद्ध हो सकता है। हम आपको सीधे यूक्रेन लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता राजेश पवार इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, सब यही समझना चाहते हैं कि आज का दिन भले बीत गया जिसकी चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई थी, लेकिन क्या यह सचमुच टल गया है या फिर आशंकाओं के बादल अभी भी हैं? देखिए, जहां तक मेरा विचार है, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध कभी भी होना ही नहीं था। जहां तक रूस का सवाल है, उसने कभी भी कोई इस तरह का कार्य नहीं किया जिससे यह लगे कि वो यूक्रेन पर युद्ध करना चाहता है। रूस अपनी सीमा पर पिछले 1 साल से सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और उसने अभी हाल फिलहाल में 1 दिन पहले बेलारूस के साथ अपनी 1 हफ्ते की मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म की है। और रूस ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म होने के बाद उसके सैनिक और मिलिट्री इक्विपमेंट बेलारूस से सीधे अपने परमानेंट बेसिस में चले गए हैं और बहुत सी यूनिटें जो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर थी वो भी अपने परमानेंट बेसिस में पीछे वापस जा रही हैं। पीछे कुछ दिनों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और उसके बाद कल जर्मनी के चांसलर ने मॉस्को में अपना दौरा किया और पुतिन के साथ मुलाकात की। उसके बाद से काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि जो टेंशन है इन 2 कंट्रीज के बीच में वो काफी हद तक टल गया है और मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल कोई युद्ध की संभावना है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तानी भी बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं, कई प्रोफेशनल्स हैं, कई स्टूडेंट्स जो वहां पर रहते हैं, करीब करीब 20,000 की संख्या बताई जाती है भारतीयों की वहां पर यूक्रेन में। भारत की तरफ से जो पहले दिया गया था निर्देश, उससे कल दिया हुआ निर्देश काफी फर्क करता है, जिसमें कहा गया कि लौट आएं। क्या स्थिति है, क्या लोग लौटना चाह रहे हैं वहां से?
देखिए, यूक्रेन में जो सबसे बड़ी हिंदुस्तानियों की तादाद है वो विद्यार्थियों की है। यहाँ लगभग 15 से 20 हजार इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और जो बाकी हिंदुस्तानी लोग हैं जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। और इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की थी परसों, जिसमें ये कहा गया था कि आप कोई भी गैर जरूरी ट्रैवल यूक्रेन के अंदर ना करें। इसके अलावा जिनकी यहाँ जरूरत नहीं है वो वापस लौट जाएं, पर इस तरह की कोई जनरल एडवाइजरी नहीं थी कि सभी हिंदुस्तानी वापस इंडिया लौट जाएं। पर दुनिया में जिस तरह का पैनिक है और लोग ये सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या यूक्रेन के भीतर भी उस तरह का संशय है लोगों के मन में, या फिर वहां पर आश्वस्त हैं सब कि नहीं, ये बातचीत से टल जाएगा ये युद्ध? देखिए, मैं कल से पूरे कीव के अंदर घूम रहा हूं, लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूं, उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें क्या लगता है कि युद्ध होगा या नहीं होगा। लगभग 99% लोगों का विचार यही था कि युद्ध की कोई संभावना नहीं है, ये सिर्फ एक पैनिक फैलाने की एक व्यवस्था है, अदरवाइज युद्ध नहीं होगा। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं 2-3 दिन पहले वो भी ये पब्लिकली कह चुके हैं कि वेस्टर्न मीडिया, खासकर अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया, ये पैनिक ना फैलाएं कि युद्ध होने वाला है, इससे उनकी इकोनॉमी जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि युद्ध होने वाला है, यहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और लोग अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और सरकार वहां की, क्या वो क्रीमिया को लेकर या फिर नेटो की सदस्यता को लेकर आपको थोड़ा सा बैकफुट पर या थोड़ा सॉफ्ट पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार का हमेशा ये उनका एक मुद्दा रहा है कि किसी तरह से रूस के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, किसी तरह से क्रीमिया और जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जहां छोटे स्तर का एक छुटपुट युद्ध जारी है अभी भी, जिसको दोनबास बोलते हैं, उसको लेकर किसी तरह से रूस की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, यूरोपियन यूनियन की मदद से, अमेरिका की मदद से। तो वो लगातार एक एक खतरा जाहिर करते रहते हैं कि रूस कुछ कर सकता है, और इसी को पकड़कर अमेरिका और ब्रिटेन, खासकर ये 2 देश, उन्होंने एक ये पैनिक क्रिएट किया कि रूस ने बहुत सी सेना जमा कर ली है, जो सच है, और वो यूक्रेन के ऊपर कभी भी युद्ध कर सकते हैं। इनफैक्ट जो उन्होंने बोला था कि बुधवार को, यानी कि आज से लेके कभी भी इस हफ्ते में रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पवार, हमारे संवाददाता, जो कि कीव से जानकारियां ये हमें दे रहे थे। तो कुल मिलाकर उनका आकलन जमीन पर यह है कि तनाव तो है, लेकिन युद्ध के बादल नहीं नजर आ रहे हैं, खासकर रूस के मौजूदा रुख को देखते हुए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका को देखकर अगर आप ये समझते हैं कि ये तो 2 देशों का आपसी मामला है केवल, इससे हमें क्या, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो इसका असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, क्योंकि रूस कच्चे तेल के उत्पादन में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है और भारत कच्चे तेल के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। इसके अलावा भारत के रूस और यूक्रेन के साथ व्यापारिक संबंध है। अगर युद्ध होता है तो इन दोनों देशों के होने वाले व्यापार पर बुरा असर पड़ना तय है। 2020 में भारत यूक्रेन के बीच लगभग 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने यूक्रेन से करीब 15,000 करोड़ रुपए का सामान मंगाया। इसमें मुख्य रूप से खाने का तेल था, जिसकी कीमत लगभग 11,000 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा 1,500 करोड़ रुपए की खाद और लगभग 800 करोड़ रुपए के बॉयलर मंगाए गए थे, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि भारत से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का सामान, जैसे दवाएं और इलेक्ट्रिकल मशीनरी, यूक्रेन भेजी गई थी। सैन्य हथियारों को देखें तो भारत रूस पर निर्भर है। भारत में 60% हथियारों की सप्लाई रूस से होती है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो S-400 डिफेंस सिस्टम और रूस की मदद से भारत में बनने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल्स के निर्माण पर असर पड़ सकता है। लेकिन यह तय है कि दोनों देशों के बीच जैसे ही युद्ध शुरू होता है, सबसे पहला असर कच्चे तेल पर पड़ेगा, जो हर महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण साबित होगा। अगर युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों में तबाही आएगी और भारत में महंगाई।
अगर युद्ध हुआ तो दुनिया भर के क्रूड ऑयल मार्केट में आग लग जाएगी, क्योंकि अरब देशों की तरह रूस भी कच्चे तेल के उत्पादन में अच्छी पकड़ रखता है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल से ऊपर जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने तय हैं। रूस एक दिन में 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो दुनिया भर की कुल मांग का लगभग 10% है। इसके अलावा रूस यूरोप में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। अगर यह सप्लाई लाइन बिगड़ती है तो ईंधन की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी, जिसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सबसे ज्यादा जो अभी के टाइम पे इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल एंड गैस का, उसमें जानते हैं कि चीन और भारत है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है और ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उसमें हम डिपेंडेंट है, पूरी तरह से जो इंपोर्ट होता है उस पर डिपेंडेंट है। तो इस ढंग के कंट्री जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो पूरी तरह से प्रभावित होंगे, क्योंकि अब जानते हैं कि जर्मनी भी लगभग 30 से 35% जो गैस है वो रूस से मंगाता है। और अब छोटे छोटे देशों की बात करें, लिथुआनिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी इत्यादि, इस तरह के जो छोटे छोटे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो पूरी तरह से गैस, जिनसे कि उनका हीटिंग सिस्टम, घर में जो हीटिंग है प्लस इंडस्ट्री में भी यूज होता है, तो वो पूरी तरह से रूस पे डिपेंडेंट है। और अगर वो सप्लाई डिसरप्ट होता है, और जो कि निश्चित रूप से अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से वो डिसरप्ट होगा, तो ये जो अब इसके जो प्राइसेस हैं इसके और आगे जाने की काफी संभावना है। भारत कच्चे तेल के मामले में दुनिया के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है और साल की शुरुआत में अब तक कच्चे तेल में 18 से 20% का उछाल आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए, क्योंकि इसके सामने 5 राज्यों में चुनाव की मजबूरी है। लेकिन चुनाव के बाद दाम बढ़ाने की कई वजहें सामने आ जाएंगी। अगर युद्ध की आशंकाओं के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत को भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने होंगे और इसका सीधा असर करोड़ों नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। अगर जब भी परिस्थितियां इस तरह की होती हैं तो उसका असर चारों तरफ होता है। वो ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया। अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में देखें तो उसका असर पहले से ही पड़ चुका है। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर पड़ने के पूरे चांसेस हैं। एनर्जी देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी जो यूरोप की है इससे अफेक्ट होगा। इससे जो ऑयल और गैस के प्राइसेस में बढ़ने की काफी आशंका है। हमारे 20,000 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ मेडिकल एजुकेशन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्हें बीच में छोड़ के आना पड़ सकता है। तो ऐसे हालात में जरूरी नहीं है कि असर सिर्फ उन 2 पार्टीज पे हो जो आपस में लड़ रही हैं, बल्कि उसके रिपल इफेक्ट जो होता है पूरे रीजन और रीजन के बियॉन्ड भी चला जाता है। वैसे युद्ध का सबसे बड़ा असर रूस और यूरोप के बीच नेचुरल गैस की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। दरअसल रूस यूक्रेनियम पाइपलाइन के जरिए यूरोप को कुल नेचुरल गैस का लगभग 33% सप्लाई करता है। अगर यह सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो बिजली उत्पादन में कटौती करनी पड़ सकती है। साथ ही कारखानों को भी बंद करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में और ज्यादा गिरावट आएगी, जिसका असर भारत के शेयर बाजार पर पड़ना तय है। यह वजह है कि युद्ध के टल्ले में ही यूरोप के तमाम देशों और दुनिया की अर्थव्यवस्था की भलाई है। यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है इसका फायदा शॉर्ट टर्म में शायद रशिया को हो सकता है, लेकिन अगर ये डिस्प्यूट एस्केलेट होता है और अगर रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं तो मुझे लगता है कि इसके कारण रशिया का एक डैमेज हो सकता है। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज एनर्जी सप्लाई के लिए रशिया पे डिपेंडेंट हैं, तो अगर ये एस्केलेशन होता है और हॉस्टाइल वे में अगर रशिया अपनी गैस सप्लाईज यूरोप को बंद करता है तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज यूरोप के लिए खड़ा हो जाएगा।